चलिए, मेरी आवाज यदि आपको सुनाई पड़ रही है तो आप हाथ उठाइए जरा कि हाँ मेरी आवाज जा रही है आप तक। गुड, अच्छी बात है। आप लोग क्लास 11th में हैं, है ना? 10th to 11th, राइट। चलिए, देखिए, कुछ बातें हमें जाननी चाहिए, कुछ बातें जान लेनी चाहिए। कुछ लोग, जिसमें गैलीलियो का नाम आता है, जिसमें डार्विन का नाम आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है, ये लोग उस वक्त की जो मान्यताएं थी उस मान्यताओं के खिलाफ जाकर के कई सारे साइंस की चीजें इन्होंने स्टैब्लिश की। ठीक है, क्या किया गैलीलियो ने, हम इसकी चर्चा करेंगे। डार्विन ने कुछ और किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ और किया। चर्च पे बिजली गिरती थी, बिजली गिरने को लोग सोचते थे कि ईश्वर नाराज हो रहा है। फ्रैंकलिन ने कहा कि ईश्वर कोई नाराज नहीं हो रहा है, ये आपका चर्च का जो क्रॉस है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, इसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हो रही है। लोग नहीं माने, खैर फ्रैंकलिन ने इन चीजों को बाद में सिद्ध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो नाराज हो रहा है, ये सिंपल प्रकृति की एक प्रक्रिया है। राइट। तो हम लोग आज फोकस करेंगे, क्लास 12th की शुरुआत होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। क्लास 12th की शुरुआत होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन से। क्लास 11th की शुरुआत होती है गैलीलियो से। तो हम लोग गैलीलियो से शुरुआत करेंगे कि गैलीलियो ने क्या सोचा, क्या किया। राइट। चलिए, ये हमारी पृथ्वी है। गैलीलियो से पहले 2000 साल तक एक बात मानी जाती रही। वो बात ये थी कि एक छोटा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। अगर हम सेम हाइट से इन्हें ड्रॉप कर दें, ठीक है, सेम हाइट से ड्रॉप कर दें, तो जो बड़ा पत्थर है वो जल्दी पहुंचेगा और जो छोटा पत्थर है वो देर से पहुंचेगा। ऐसा माना जाता रहा 2000 सालों तक, क्योंकि जो अरिस्टोटल था, जो अरस्तु जिसको आप बोलते हैं, उसने ये बातें कही थी कि हल्का पत्थर हमेशा देर से पहुंचता है, जो भारी पत्थर है वो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो भारी पत्थर जल्दी पहुंचता है, इस बात को लोग मानते थे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कौन सा पत्थर देर में पहुंचता है, जो हल्का पत्थर है वो धीमे पहुंचता है। एक आदमी लेकिन उसने इनकार कर दिया, गैलीलियो ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि धीमा पत्थर, छोटा पत्थर देर में पहुंचेगा। मुझे डाउट है, मुझे शक है। शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाउट। डाउट करना मतलब जो चीजें दुनिया मानती हो हम उस चीज पे शक करें, क्या ऐसा है, ये चीज है। गैलीलियो ने तीन चीजें की। एक तो गति, जो जो मोशन होता है, मोशन का ढंग क्या होता है, मोशन का ढंग क्या है, उसका तरीका क्या है, के बारे में बात की। गैलीलियो ने घड़ी का आविष्कार किया, पेंडुलम का, आप पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम के आविष्कार से बहुत सारी मदद मिली, और गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया, टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया। और गैलीलियो ने ही दुनिया को बताया कि सूरज जो है, पृथ्वी, सूरज केंद्र पे है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम। अकेला गैलीलियो इतने काम कर गया, अकेला गैलीलियो इतना काम कर गया। हमसे 400 साल पहले, हमसे 400 साल पहले गैलीलियो ने दुनिया को चार बातें बताई कि गति किस ढंग से होती है,
पेंडुलम का आविष्कार किया। ये छोटा सा आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी, पेंडुलम के आविष्कार ने। और टेलीस्कोप से उसने चांद सितारों को देखा, जुपिटर के सारे उपग्रहों को देखा, जुपिटर के सारे जो सैटेलाइट्स थे, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनको देखा। फिर उसने ये सिद्ध किया कि ऐसा लगता है कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती। और ये बाइबिल को बहुत बड़ा धक्का था, बहुत बड़ी चोट थी। कहाँ हम ये बोलते थे कि हमारे किनारे सूरज घूमता है और हम खुद ही घूम रहे हैं। ये बाइबिल को बहुत ज्यादा धक्का था। चर्च नाराज हो गया। आपको ताज्जुब होगा, गलीलियो के को हथकड़ियां डाल करके ले आया गया। अभी 20, 22, 30 साल पहले अभी गलीलियो से माफी मांगा है पोप ने। गलीलियो तो मर चुका, 400 साल पहले उन्होंने उसे सजा दी, और अभी 30 साल पहले पोप ने, ईसाई पोप ने, चर्च के महान वेटिकन सिटी का सबसे बड़े पुजारी हैं, उन्होंने गलीलियो से माफी मांगी कि गलीलियो तुम सही थे, हम गलत थे। राइट। तो गलीलियो जैसी प्रतिभा, 17 साल का गलीलियो चर्च में जाता है। चर्च में वो देख रहा है कि जो फानूस है, जो मड़ियां लटकी हुई हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, छोटी फानूस भी और बड़ी फानूस भी। तो उस समय तो घड़ी थी नहीं, उसने अपने धड़कनों से चेक किया कि ये एक कितने चक्कर में कितनी धड़कन होती है। उसने देखा कि भाई मेरे 50 धड़कन में ये बड़ा वाला भी कुछ 20 बार घूमता है और ये छोटा वाला भी 20 बार घूमता है। गलीलियो भगा वहां से, वापस अपने घर पहुंचा। उसके लिए बहुत बड़ी खोज थी। वैज्ञानिक में और हम आम लोगों में फर्क क्या है कि वैज्ञानिक, हम भी बिजली को चमकता हुआ देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी देखा, लेकिन फ्रैंकलिन उस बिजली से उलझ गया कि आखिर है क्या चीज ये। वो पतंग बनाता है, उस वक्त तो कागज भी उस तरह के नहीं, कागज से आप भेजते, बारिश में पतंग भीग जाती। उसने रेशम के धागों से कैसे कैसे पतंग बनाई, उसको झटका ना लगे इसलिए काफी जुगाड़ किया। आगे चाबी लटकाई, फिर सूखा हुआ धागा अपने भीतर छुपा हुआ था कि मैं रस्सी भीग ना जाए। वही प्रयोग रूस के किसी वैज्ञानिक ने किया, वो मर गया, उसने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। कहने का मतलब यह है कि वही बिजली चमकना हम भी देखते हैं, और वही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी देखा, लेकिन फ्रैंकलिन उस बिजली से उलझ गया कि आखिर ये है क्या चीज। वही बॉल का गिरना हम भी देखते हैं, वही गैलीलियो भी देखता है, लेकिन गैलीलियो उलझ गया कि नहीं, ये भारी चीज हल्की चीज का चक्कर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करके देखूंगा। वही रोज होती हुई मौतें हम लोग भी देखते हैं, वही बुद्ध ने भी देखा, और बुद्ध एक मौत देखे और जंगल चले गए, और हम लोग हजारों मौतें देख चुके होंगे, लेकिन हम नहीं जाते जंगल, हम आराम से मंगल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में घटनाएं तो वही घटती हैं, चाहे बॉल का गिरना हो, चाहे बिजली का चमकना हो, चाहे आदमी की मौत हो, लोगों के दुख हो। तो उसको कोई भी व्यक्ति, उसको जो बड़ा होता है, साइंटिस्ट होता है, कोई धर्म की दुनिया से होता है, कोई कलाकार होता है, कोई दार्शनिक होता है, कोई अर्थशास्त्री होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, वो उस पूरी चीज को बिल्कुल ही भिन्न नजरिए से देखता है। तो गैलीलियो ने दुनिया को 4 चीजें दी। मोशन का ढंग कैसा होता है, पेंडुलम का आविष्कार किया जिससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, टेलीस्कोप की बात बताई, और सूरज के किनारे पृथ्वी घूमती है, ना कि पृथ्वी के किनारे सूरज घूमता है, ये बात गैलीलियो ने बताई। और डिटेल में भी जाया जा सकता है, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उन चीजों तक आ रहा हूं जो हमारे काम की हो सकती है न्यूमेरिकल के लिए और समझ के लिए। ठीक है, एक बॉल के गिरने का ढंग कैसा होता है। ठीक है, गैलीलियो ने एक प्रयोग किया, ये है हमारी पृथ्वी, और इटली में जो पीसा की टावर आप सुने होंगे, इटली में मीनार थी पीसा की, इटली है, इटली में पीसा का टावर है, उस पर गैलीलियो चढ़ जाता है, खूब छोटे पत्थर लेता है, बड़े पत्थर लेता है, और बड़े पत्थर लेता है, अपने कुछ चेलों को यहां रखता है खड़ा। छोटे पत्थर गिराता है तो कितना धड़कन लेता है, टावर काफी लंबा है, छोटा पत्थर गिराता है तो कितने धड़कन में पहुंचता है वो, और बड़ा पत्थर गिराता है तो कितने धड़कन में पहुंचता है। बड़े ताज्जुब की बात थी कि जितने समय में छोटा पत्थर पहुंचता है उतने ही समय में बड़ा पत्थर भी पहुंचता है, दोनों के समय बराबर है, और 2000 साल की एक मान्यता टूट गई। गैलीलियो ने लेटर लिखे प्रोफेसर्स को, जाने माने लोगों को, लोगों ने कहा गैलीलियो पागल हो गया है, गैलीलियो तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो,
2000 सालों से जिस बात को मानते रहे हैं लोग, उस बात को तुम इनकार कर रहे हो। अरस्तु जैसा आदमी कहता है कि भारी पत्थर पहले गिरता है, तुम मान लो। गलीलियो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा, आप खुद करके देख सकते हैं। तो लोगों ने कई प्रयोग करने शुरू किए। वाकई घड़ी तो थी नहीं, स्टॉप वॉच तो थी नहीं कि हम नाप सकें। धड़कनों से हम गिन सकते थे कौन समय कम लेता है, कौन समय ज्यादा लेता है। 17-18 साल का गैलीलियो उलझ जाता है फानूस से, गैलीलियो उलझ जाता है टेलीस्कोप से, चश्मे की दुकान पे जाता है। वो देखता है कि चश्मे वाला ये 2 लेंस का प्रयोग कर रहा है। उसको आइडिया आता है, उस वक्त मेटल्स भी उतने अच्छे नहीं थे। वो फिर लकड़ी से, मेटल से, ग्लास से कैसे कैसे जुगाड़ करके बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाता है। वो टेलीस्कोपों की दिशा वो आकाश की ओर मोड़ देता है। बाइबल के लोग, चर्च के लोग हैरान थे कि ये राक्षस है। वो लोग, भाई आम जनता कहती थी कि ये तो गैलीलियो कुछ और बात कर रहा है, बाइबल में तो कुछ और बात लिखा हुआ है। चर्च के लोग कहते हैं कि नहीं, ये राक्षस है, ये दुष्ट है, ये शैतान है, ये अजीब अजीब इसके जो टेलीस्कोप है ये शैतानी आविष्कार है, क्योंकि इसका जिक्र बाइबल में नहीं है। और विज्ञान जो है धर्म से इन लड़ करके पैदा हुआ है, और वो उसकी शुरुआत गैलीलियो से होती। गैलीलियो से पहले थोड़ा और जाइए, सोक्रेटिस की बात कीजिए, सुकरात की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं गैलीलियो सोक्रेटिस की परंपरा में आता है, सोक्रेटिस की परंपरा में आता है। ठीक है, तो ये बात, ये कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए था। भारत में तो ये बात थी ही नहीं कि इन चीजों से हम उलझें, T1 T2 कौन समय ज्यादा है कौन कम है। तो ये बात है, T1 T2 बराबर है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अचानक से चीजें बड़ी हो जाएंगी। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटी सी चीज होती है। जैसे घर की चाबी छोटी सी होती है, वैसे ही कॉन्सेप्ट भी छोटे होते हैं और अचानक से बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब आप कहते हैं कि अरे ये तो मैं समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं था। इसलिए प्लीज, जो आप आगे बैठी हैं, आप लोग बात नहीं करिए। यदि बात करना हो, अमित आपके सेंटर पे, अमित आपके सेंटर पे जो लोग बात कर रहे हैं, बोल दीजिए बात करना हो तो बाहर निकल जाएं और बैठ के अच्छे से सुनना हो तो सुने प्लीज। यदि गंभीरता से सुनना हो तो सुने, नहीं सुनना हो प्लीज आप लोग बाहर जा सकते हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। या तो मैं यहाँ से अनम्यूट करके हटा दूंगा आपको। एकदम शांति से, अच्छे से, गंभीरता से, इज्जत के साथ बात को सुनिए। जो चीज़ ऐसे मिलती है उसको इतना इजीली उसको नहीं मानना चाहिए कि ये तो बकबक कर रहे हैं, कोई भी होगा पढ़ा रहा है। इसलिए इसकी इज्जत करिए, और समझना के लिए आए हैं तो समझने के लिए आइए। आप इज्जत करेंगे तो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जब आप खुद ही नहीं सीखिएगा और बकवास कीजिएगा इधर उधर तो कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। गंभीर रहिएगा, मैं पूरा रिस्पेक्ट दूंगा, क्लास में बैठिए। नहीं गंभीर रहेंगे प्लीज़ बाहर निकल जाइए। बातचीत आप बाहर भी करके आ सकते हैं, यहाँ वही आके मचा रहे हो तुम लोग, सब्जी मंडी का हालचाल है। मेरा ये कहना है कि आखिर हुआ क्या होगा। एक छोटा बॉल है, एक बड़ा बॉल है, ये 1 kg का है और ये 2 kg का, राइट। पृथ्वी किसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी? अर्थ किसको ज्यादा फोर्स से खींचेगी? किसको? क्या अर्थ 2 kg वाले को ज्यादा फोर्स से खींचेगी? अर्थ किसको ज्यादा फोर्स से खींचेगी? ये समझो, ये पृथ्वी के ऊपर, ये जो है अर्थ के ऊपर एक 1 किलोग्राम का सामान रखा हुआ है, और बगल में 50 किलोग्राम का सामान रखा। तुम उठाना चाहते हो, तुम उठा रहे हो, यहां पे खड़े हो और तुमने इसको उठाया। यहां पे एक आदमी खड़ा है, ने इसको उठाया। किसको उठाना आसान होगा, 1 kg को कि 50 kg को? को उठाना आसान होगा? 50 kg को। 1 kg को उठाना आसान होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी इसको खींच रही है ज्यादा फोर्स से। 50 किलोग्राम वाले को ज्यादा फोर्स से खींच रही है, और इसको जरा कम फोर्स से खींच रही है। चाहे एक मक्खी है, चाहे एक हाथी है,
मक्खी को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, हाथी को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा मास होगा, मटेरियल होगा, उसको ज्यादा फोर्स से खींच, है ना। तो मक्खी को कम फोर्स से खींचेगी और हाथी को ज्यादा फोर्स से खींचेगी। क्या पृथ्वी सारी चीजों को एक समान फोर्स से खींचती है? नहीं। जिनके अंदर मटेरियल कम होता है उन्हें कम फोर्स से खींचती है, जिनके अंदर मटेरियल ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा फोर्स से, राइट। जिनके अंदर मटेरियल कम होता है उन्हें कम फोर्स से खींचती है, जिनके अंदर मटेरियल ज्यादा होता है उन्हें ज्यादा फोर्स से खींचती है पृथ्वी। तो आप समझिए इस बात को कि अब पिछले प्रॉब्लम पे आइए कि 1 kg है और कुछ मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये 50 kg है। 1 kg है और ये 50 kg है। तो अर्थ किसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी, 1 kg वाले को कि 50 kg वाले को? फिफ्टी वाले को ना। तो 1 kg वाले को अगर ये इस फोर्स से खींचेगी F1 से, तो 50 kg वाले को कुछ ज्यादा फोर्स से खींचेगी F2। उस फोर्स की साइज ज्यादा होगी, अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचेगी 50 kg वाले को, क्योंकि उसके पास मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, राइट। अब क्या है, लेकिन तो फिर गैलीलियो तो अरस्तु ने कहा कि ज्यादा फोर्स से खींचेगी तो ये जल्दी गिर जाएगा और ये देर में गिरेगा। ये बिल्कुल अलग बात है, किसको ज्यादा फोर्स से खींच रही है वो बिल्कुल अलग बात है। तुम समझो, अगर मैं कहता हूं ये पृथ्वी है, ये इस बॉल है, ये गिरने में टाइम टी लेता है, तो ये टाइम टी किस पर निर्भर करेगा, किस चीज पर निर्भर करेगा, किस चीज पर? इट विल डिपेंड ऑन, इट विल डिपेंड ऑन फोर्स जो इस पे लग रहा है, फोर्स पर। इट विल डिपेंड ऑन फोर्स, इट विल डिपेंड ऑन मास, इट विल डिपेंड ऑन फोर्स इनटू मास, इट विल डिपेंड ऑन फोर्स बाय मास। किस चीज पे डिपेंड करेगा ये बताइए? वो चीज जो गिर रही है वो समय किस चीज पे निर्भर करेगा, कि जिसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा उसका समय ज्यादा लगेगा, या जिसका मास ज्यादा होगा या समय ज्यादा लगेगा, या F इंटू एम ज्यादा होगा तो टी ज्यादा होगा, या किस चीज पर निर्भर करेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यही उलझन गैलीलियो के पास थी, लेकिन उसने प्रयोग किए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि भाई ये हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 50 kg का ब्लॉक है। अर्थ जो है वो 50 kg के ब्लॉक को ज्यादा फोर्स से खींच रही है और 1 kg के बॉल को कम फोर्स से खींच रही है, राइट। लेकिन तो इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि टाइम जो लेगा ये वो टाइम कम लेगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो होगा क्या, होगा क्या, वो टाइम ना तो इस फोर्स पे डिपेंड करता है, वो जो टाइम है यहां से यहां तक गिरने का, वो फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि फोर्स ज्यादा है तो जल्दी गिर जाएगा। इस बात को समझिए, वो फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके मास इंटू एफ पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो एफ बाई एम पे डिपेंड करेगा। समझो बात को। अगर इस पृथ्वी के पास एक चींटी है, एंट है, इस पृथ्वी के पास एक हाथी है, राइट, एक हाथी है, तो अर्थ किसे ज्यादा फोर्स से खींचेगी, चींटी को कि हाथी को? F1 ज्यादा होगा, ये अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? निश्चित ही F2 ज्यादा होगा, क्योंकि हाथी के अंदर मटेरियल ज्यादा है, जिसके अंदर मटेरियल ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स से खींचेगी। तो F2 बड़ा है F1 से, पहली बात तो ये समझ में आ गई। लेकिन जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक, चींटी को गिरा दिया जाए तो टाइम T1 लेगी, और हाथी को गिरा दिया जाए तो टाइम T2 लेगी, है ना। छोड़िए टाइम की बात, और थोड़ा पीछे चलिए। मास किसका ज्यादा है, चींटी का मास M1 है,
हाथी का मास m2 है। मास किसका ज्यादा है? हाथी का मास m2 ज्यादा है चींटी के मास से। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मास हाथी का ज्यादा है चींटी के मास से, फोर्स हाथी पे ज्यादा लग रहा है चींटी पर लगने वाले फोर्स से, लेकिन दोनों के लिए क्या सेम है? दोनों का मास अलग है, दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग है, लेकिन एंट और एलिफेंट के लिए क्या चीज सेम है? एंट एंड एलिफेंट के लिए क्या चीज सेम है? बताओ क्या सेम है? पता है तुम्हें? फोर्स ज्यादा है हाथी पे, मास ज्यादा है चींटी का, सॉरी हाथी का, लेकिन इन दोनों के लिए एक चीज सेम है, एफ बाई मास की वैल्यू सेम है, की वैल्यू सेम है। एफ बाई एम की वैल्यू जो हाथी के लिए होगी वही चींटी के लिए होगी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं ये अर्थ है, ठीक है, और यहां पर ये हाथी है, इस पर लगने वाला फोर्स F2 है, का मास M2 है, ये चींटी है, इस पे लगने वाला फोर्स F1 है, इसका मास M1 है, तो F2 बाई M2 की वैल्यू वही होगी तो F1 बाई M1 की हो। बल्कि इस पृथ्वी के पास हजारों करोड़ों अरबों सामान है, ट्रेन भी है यहाँ पे, साइकिल भी है यहाँ पे, शिप भी है यहाँ पे, जहाज भी है, एक चींटी भी है। इन सब के अंदर मटेरियल डिफरेंट है ना? यहाँ मटेरियल कुछ और है, 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 मटेरियल अलग अलग है, लेकिन सबके लिए क्या चीज सेम है? बोलो। सबके लिए F बाई एम सेम है, F बाई एम सेम है। ये बात सीखना पड़ेगा, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। F बाई एम सबके लिए सेम है, राइट। और जो टाइम है ना, वो जो टाइम है यहां से किसी पत्थर के गिरने का, तुमने ड्रॉप किया पत्थर को अर्थ पे, और वहां से यहां तक गिरने का जो टाइम है वो F पे डिपेंड नहीं करता, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो F बाई एम पे डिपेंड करता है। और चूंकि F बाई एम हर बॉडी के लिए सेम है, F बाई एम लाइटर चीजों के लिए, हल्की चीजों के लिए, और हेवी चीजों के लिए, भारी चीजों के लिए, दोनों के लिए सेम है। इसलिए जो टाइम है ना तुम्हारा, ये F बाई एम, टाइम F बाई एम पे डिपेंड करता है। तो चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, हल्की वाले का मास कम होगा, हल्की वाले पे फोर्स कम लगेगा, भारी पे मास ज्यादा होगा, भारी पे फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन हल्की हो चाहे भारी हो, दोनों के लिए F बाई एम सेम होगा, ठीक है। तो समय जो है वो F बाई एम पे डिपेंड कर रहा है, ना कि F पे या M पे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक गिलास ऐसे रखी गई है, गौरांश अपना तुम ऑन कर लो वीडियो, ऐसा ऑफ मत करो, हम इधर से ऑफ कर ले तो कैसा लगेगा। और एक गिलास ऐसा है, बर्तन ऐसा है, ऐसा बर्तन है, राइट। यहां पे आपने पानी भर दिया, और इसको भी आप वैसा ही ले लीजिए, एग्जैक्टली वही गिलास है, यहां भी गिलास वही है, यहां भी गिलास वही है, यहां भी मैंने पानी भर दिया, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है, यहां भी ऊपर से ओपन है, यहां एक होल कर दिया गया है, यहां एक होल कर दिया गया है, पानी गिर रहा है, यहां भी पानी गिर रहा है, जितना लीटर पानी इसमें है उतना ही लीटर पानी इसमें है ना। इसमें अगर 2 लीटर पानी है तो इसमें भी 2 लीटर पानी है। अगर ये पूरा खाली होने में टाइम, इसको एम्प्टी होने में, खाली होने में ये टाइम T1 लगता है, तो यहाँ टाइम इसको एम्प्टी होने में ये T2 लगता है। क्या आप बताएंगे कि कौन सा समय ज्यादा होगा, T1 या T2? नहीं, बराबर तो नहीं होगा। यहाँ कौन सा नियम लगा रहे हो तुम? यहाँ गिरता हुआ बॉल थोड़ी है,
बोलिए, सोचिएगा, ये आपके लिए आज का प्रॉब्लम है, लिख लीजिए, टुडेज प्रॉब्लम। सोचिएगा कि ऐसा क्या है, कैसे समय निकालेंगे। गैलीलियो ने तो भैया समय निकाल लिया। गैलीलियो ने तो कहा कि ठीक है भाई, हमारा जो टाइम है वो एफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ बाई एम पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉब्लम दूसरे रूप में आ गई है कि यहाँ पे 2 लीटर पानी इसमें, 2 लीटर इसमें, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेसल्स है, वेसल बिल्कुल एक जैसा है। आप लिख लीजिए, आइडेंटिकल वेसल्स है, एक जैसा वेसल है। आपसे पूछ रहा है कि कौन जल्दी खाली होगा। लिख लीजिए, हाथ पे हाथ बांधे मत रखिए, लिखिए, थोड़ा हाथ खोलिए, थोड़ा जिंदगी में एक्टिव बनिए, ठीक है। ऐसे बस तमाशा देखने से काम नहीं चलेगा कि तमाशा देखने आए हैं। ये आज का प्रॉब्लम है आपके लिए। 2 गिलास हैं, एक गिलास सीधे रखी गई है, दूसरी उल्टी रखी गई है, दोनों गिलास एक जैसे हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है और दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ पानी भरा हुआ है और दोनों ऊपर से खुले हुए हैं। एक बार इसका जो ट्रंकेटेड कोन जैसा है ये, है ना, जो इसका रेडियस कम है, कम रेडियस की चीज नीचे है, एक बार ज्यादा रेडियस की चीज नीचे है। आपको पूछा है कि किस में समय ज्यादा लगेगा, T1 T2 में कौन बड़ा होगा। T1 बड़ा होगा T2 से, T1 बराबर होगा T2 से, T1 छोटा होगा T2 से, ये चीज। कौन जल्दी, कुछ बता रहे हो गौरांश? इतना ऐसा नहीं है सोचना। एक प्रॉब्लम मैं और पूछता हूं, गैलीलियो भी जूझ रहा था प्रॉब्लम से, तुम भी जूझो, सोचो जरा क्या होगा, कैसा होगा। एक ना, एक ऐसा है, एक इस तरह के शेप का, ऐसे शेप का एक कोई सरफेस है, इसका ये लेंथ L है और ये लेंथ H है, एग्जैक्टली वही ऐसा है। इसी शेप को उल्टा करके ऐसे कर दिया गया, शेप एग्जैक्टली वही है, ऐसा कर दिया गया। ये L है और ये H है। यहां पे बॉल को रिलीज किया गया, यहां पे बॉल को रिलीज किया, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सारी जगहों पे, चिकना है एवरीवेयर, और ये यहां से आता है और बिल्कुल ऐसे चला आएगा, T1 टाइम लेगा। यहां भी एग्जैक्टली वही है, यहां से आता है और ऐसे आ जाता है, ये T2 टाइम लेगा, है ना। ये सरफेस बिल्कुल एक जैसे है, ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस, ये S1 और ये सरफेस S2, ये आइडेंटिकल है, S1 एंड S2 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। ये पहुंचता है T1 टाइम में और यहां भी आपने बॉल को रिलीज किया, ये पहुंचता है T2 टाइम में। क्या आप बता सकते हैं T1 कौन जल्दी पहुंचेगा या दोनों साथ पहुंचेंगे? थोड़ा सोचिए।
प्रॉब्लम को नोट कीजिए और बताइए। किसी का आंसर आया? गैलीलियो भी टाइम वाली समस्या से जूझ रहा था और आप भी टाइम वाली समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ध्यान रखिए, जो ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये ऑड नंबर्स है। गिरते हुए पत्थर में, एक फॉलिंग स्टोन में, गिरते हुए एक पत्थर में, odd numbers in a falling stone, odd numbers are very important, are very important। वो जो पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ऑड नंबर का। होता क्या है, यदि आपने किसी टावर से किसी बॉल को गिरा दिया है तो ऐसा नहीं गिरता, आपने ड्रॉप किया, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलेगा, बराबर बराबर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक्स चला, फिर 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 एक्स चला, ऐसा नहीं होता।
सेम टाइम में वो ऐसा नहीं चलता, टाइम अगर सेम है तो सेम दूरी चलता है, ऐसा नहीं होता है। ये मॉडल बिल्कुल ही गलत मॉडल है। तो सही मॉडल क्या है? सही मॉडल ये है कि अगर आपने पत्थर को ड्रॉप किया है यहाँ से, पत्थर ऐसा गिरेगा कि पहले x चलेगा टी टाइम में, पहले टाइम में, नेक्स्ट वाले टी टाइम में 3x चलेगा, फिर नेक्स्ट वाले टाइम में 5x चलेगा, फिर नेक्स्ट वाले टाइम में 7x चलेगा। यानी कि जो इक्वल इंटरवल है, टाइम डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी, इक्वल इंटरवल में जो चली गई डिस्टेंसेस का रेशियो है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड in equal time interval, रेशियो यानी अनुपात, जो अनुपात है दूरियों का जो चल रहे हैं वो क्या होता है? इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में जो रेशियो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ठीक है, तुम इस बात को समझो, अगर मैं g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं और यहां से एक पत्थर को ड्रॉप करूं, तो ये पत्थर पहले सेकेंड में 5 मीटर चलेगा, फिर नेक्स्ट वाले सेकेंड में इसका 3 गुना यानी 15 मीटर चलेगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसका 5 गुना 135 यानी 25 मीटर चलेगा। ऐसा होगा, 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 15 मीटर, फिर 1 सेकेंड में 25 मीटर, ऐसा होगा। राइट, रेशियो क्या है देखो कैसे आया, 5 मीटर में 10 जोड़ दो 15 हो गया, फिर 10 जोड़ दो 25 हो गया। तो मेरा ये कहना है कोई पत्थर अगर गिरता है तो शुरू के 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, बाद में हर बार 10 जोड़ते चले जाओ, हर बार 10 जोड़ते चले जाओ, कितना 10 जोड़ते चले जाओ, 5 में 10 जोड़ो 15 मीटर, फिर इसमें 10 जोड़ो 25 मीटर, फिर इसमें 10 जोड़ो 35 मीटर, फिर इसमें 10 जोड़ो 45 मीटर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई स्टोन को ड्रॉप किया गया तो अपने चलने के, ड्रॉप करने के कितने सेकंड बाद, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वें सेकंड में वो कितना चलेगा? तो क्या बोलोगे? 45 मीटर चलेगा, 5वें सेकंड में वो 45 मीटर चलेगा। ठीक है, और 6वें में 55, 7वें में 65, 22वें में वैसे तो 220 चलता, 5 कम चला 215, देखो यही कर रहे हैं। दूसरे सेकंड में कितना चला देखो, पहले सेकंड में 15, 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, 5वें में 45, तो 6वें में 55, तो जितना है इंटू 10-5 ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तुम ख्याल रखना। देखने के 2 तरीके हैं, ध्यान देना, जरा सुनना इस बात को। इसी टावर से बस यही 2 बातें पूछता है एग्जाम में, और ये 2 बातें बिल्कुल तुम्हें दिमाग में अपने रख लेनी चाहिए। ये टावर है, इस पे मैं बॉल को गिराता हूं, ठीक है, दोनों बार 2 अलग अलग बातें मैं करता हूं, दोनों बार 2 डिफरेंट बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां पे टावर को, बॉल को गिराया गया, ड्रॉप किया गया, यहां पे भी, यहां भी ड्रॉप किया तुमने, और यहां भी ड्रॉप किया तुमने। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि टावर की आधी हाइट h/2, सॉरी, नीचे गिरने का समय अलग है, जैसे डेल्टा टी टाइम लगा ऊपर, भी डेल्टा टी टाइम लगा नीचे, है ना। तो ये डिस्टेंस चला x1 और ये डिस्टेंस चला x2, दोनों बार क्या सेम था? टाइम सेम था, है ना। ड्रॉप करते हो, मान लो 6 सेकेंड में आ जाता है, तो शुरू का 3 सेकेंड और बाद का 3 सेकेंड, ये बोलोगे फर्स्ट डेल्टा टी और ये सेकेंड डेल्टा टी। तुमने समय को 2 टुकड़े में बांट दिया, और यहां तुमने समय को नहीं बांटा, यहां तुमने दूरी को ही 2 टुकड़े में बांट दिया, है ना।
दो बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये, राइट, कि यहां पे तुम जो है, तुमने टावर को दो टुकड़े में समय के हिसाब से बांट दिया, यहां तुमने टावर को दूरियों के हिसाब से बांट दिया, है ना। थोड़ा और आगे चलो, वही टावर है, तुम पूरे टावर को टाइम के हिसाब से बांट दो, तुम टावर को टाइम के हिसाब से बांट दो। अमित जी के यहाँ सेंटर पे थोड़े लेट में लोग आए हैं, फिर से मैं उस बात को दोहरा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। मेरा ये कहना है, वो मैं डिस्कस कर रहा था कि किसी भी गिरते हुए पत्थर में जो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 5, किसी भी गिरते हुए पत्थर में ऑड नंबर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? गिरता हुआ पत्थर ऐसे नहीं गिरता कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है, नहीं, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता तब तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता। ये यूनिफॉर्म मोशन है नहीं, वो कुछ पत्थर ऐसे गिरता है कि डेल्टा टी टाइम में x गिरा, नेक्स्ट डेल्टा टी में 3x गिरा, नेक्स्ट डेल्टा टी में 5x गिरा, उनकी रेशियो ऐसी है, ठीक है। तो फिर से ध्यान से समझो प्रॉब्लम क्या बन सकता है, मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत कायदे से समझिएगा। जेई में, आईआईटी जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में भी अच्छे सवाल बनते हैं, लेकिन हम लोग चीजों को उस ढंग से सोचने के आदि नहीं होते, वी आर नॉट हैबिचुअल, हाँ हाँ, उस टर्म में थिंक करने के हम आदि नहीं होते। समझना बात को, क्या फर्क है। टावर वही है, मान लो कि ये कुछ 180 मीटर का टावर था, 180 मीटर का टावर है, तुमने यहां से बॉल को गिराया, तुमने यहां से बॉल को गिराया, ये भी वही टावर है, दोनों में सवाल पूछेगा, बताओ क्या क्या पूछोगे तुम, क्लास 10th पास हो, बताओ क्या क्या सवाल बन सकता है। एक टावर से अगर बॉल को मैं गिरा दूं तो क्या क्या सवाल पूछ सकता है। हुँ? पूछेगा कि ये बताओ, अगर मैं कहूं कि इक्वल टाइम, मान लो ये पूरा गिरने में वो कुछ सेकेंड लेता होगा, ठीक ना, कुछ 6 सेकेंड लेगा शायद, √2h/g 360 में, हाँ 6 सेकेंड लेगा, तो मान लो ये 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, हमने घड़ी से देखा कि घड़ी जो है वो बता रही है कि भाई ये गिरने में 6 सेकेंड ले रहा है, 180 मीटर गिरने में कितना सेकेंड ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है। बात को समझिएगा, बड़ी बारीक बात है, और यहीं से सारा चैप्टर खुल जाता है, यही दो बात ही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 180 मीटर का टावर है और हमने स्टॉप वॉच से लगा के देखा घड़ी से, घड़ी ये कहती है भाई ये तो 6 सेकेंड में गिर जाता है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं उस 6 सेकेंड को ऐसे तोड़ूं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, और फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उस 6 सेकेंड को मैंने 6 टुकड़े में तोड़ दिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और यहां में मैंने समय को नहीं तोड़ा, दूरी को तोड़ दिया। 180 मीटर को 6 टुकड़े में तोड़ोगे, 30 मीटर, 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 फिर 30 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 30। बात समझ में आ गई? यानी कि बॉल तो वही गिर रहा है, बॉल को ड्रॉप किया गया है, बिल्डिंग की हाइट भी वही है, 180 मीटर यहां भी है, 180 मीटर यहां भी है, हमने स्टॉप वॉच लगा के देख भी लिया गिरा के कि 6 सेकेंड ले रहा है, लेकिन केस 1 देखने का नजरिया बदल गया है। यहां हमने किसको तोड़ा और यहां किसको तोड़ा। केस 1 में हमने किसको तोड़ा, समय को तोड़ा कि डिस्टेंस को तोड़ा, टाइम को तोड़ा, टाइम को इंटरवल्स में तोड़ दिया कि डिस्टेंस को, टाइम को हमने 6 टुकड़े में तोड़ दिया, और डिस्टेंसेस पता नहीं, x1 चला, x2 चला, x3 चला, x4 चला, x5 चला और x6 चला।
यहां मैंने टाइम सेम रखा हर बार और डिस्टेंस अलग अलग हो गया। यहां मैंने डिस्टेंस सेम रखा 30 30 30 30 और अब की टाइम अलग अलग हो जाएगा। T1 T2 T3 T4 5 T6 ये है। ये बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। बस अगर ये समझ में आ गया तब फिर यही अचानक 2-3 बात हम बताएंगे और पूरा चैप्टर एकदम खुल जाएगा तुम्हारे लिए। ये तो बड़ा आसान है। टावर सेम है, 180 मीटर गिरने में 6 सेकंड लेता है, यहां भी 180 मीटर गिरने में 6 सेकंड लेता है। मेरे देखने के नजरिए में फर्क है। मैंने यहाँ पे समय जो 6 सेकंड था उसको 6 टुकड़े में तोड़ दिया, हर सेकंड 1-1 सेकंड का हो गया। और यहाँ जो दूरी थी मैंने उसको 30-30 मीटर तोड़ दिया 6 टुकड़े में। यहाँ क्या पूछेगा? यहाँ पूछेगा बताओ x1 x2 x3 x4 x5 x6 का रेशियो क्या है, उनका अनुपात क्या है, ये पूछेगा। और ये यहां क्या पूछेगा? T1 is to T2 is to T3 is to T4 is to T5 is to T6 इसका रेशियो क्या है? ध्यान देना, जब टाइम इक्वल हो, डेल्टा टी इक्वल हो, तो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको 1 3 5 7 9। इसका आंसर आएगा 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6। ये हुआ। अभी एक बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम करवा देंगे इसी पे, बहुत ही खतरनाक। तुम कहोगे अरे ये तो हो ही नहीं पाता, ये कैसे हो गया? बस ये बात समझना, अगर इक्वल टाइम होता है तो डिस्टेंसेस का रेशियो 1 3 5 7 9 11 ऐसे होगा, 8 नंबर्स के रेशियो। लेकिन इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस होता है। यहां क्या है? इक्वल डिस्टेंस और डिफरेंट टाइम। इक्वल डिस्टेंस है और डिफरेंट टाइम है, तो टाइम का रेशियो पूछा है। ऐसे में क्या कर लिया करो, सुनना, 0 1, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 0 से 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 दोनों का रूट ले लिया करो। रूट 1 माइनस रूट 0, रूट 2 माइनस रूट 1, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 4, रूट 6 माइनस रूट। यही अनुपात होता है, यही रेशियो होता है। मतलब तुम नेचुरल नंबर्स, क्या तुम ये इंटीजर्स लिख लेना 0 1 2 3 ऐसे करके, और रूट, उनका रूट लेकर के उनका डिफरेंस ले लेना। दो बातें ख्याल रखोगे तो तुम इतने जीवन में मस्त रहोगे कि पूछो मत। एग्जाम में कठिन प्रॉब्लम आ जाए, इजी आ जाए, क्या आ जाए, मैं दो छोटे छोटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा के एक काफी बड़ा सवाल तुम्हें दूंगा और तुम उसको बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो। मेरी कोशिश ये रहती है फिजिक्स में कि तुम कम से कम पेन पेपर को उठाओ, खोपड़ी ज्यादा चलाओ, पेन पेपर कम चलाओ। 2 लाइन, 1 लाइन लिखना पड़े। फिर से मैं दोहरा दूं ये बात कि टावर से बॉल के गिरने में 2 ढंग हो सकते हैं देखने के। पहला कि हमने हर बार टाइम इंटरवल सेम रखा, सेम टाइम इंटरवल में दूरियों का रेशियो पूछा। यहां क्या पूछा? सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशियो, पूछा। और यहां क्या पूछ रहा हूं? सेम डिस्टेंस चलने में लगे हुए टाइम का रेशियो पूछ रहा हूं। ऐसा हो गया। दोनों 2 बातें हैं। यहां सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा हूं, आंसर होगा 8 नंबर्स, है ना। और यहां क्या होगा? जब डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा? जो नंबर है 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 उनके रूट का स्क्वायर रूट का डिफरेंस। मुझे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा बार ये बात कह चुका हूं, महत्वपूर्ण है इसलिए कह चुका हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
एक टावर है जिसको मैंने 2 टुकड़े में सोचा, ठीक है, 2 टुकड़े में। अगर उस टावर की हाइट h है, मैं कहता हूं कि, और उसे ये टाइम 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड ऊपर वाला, नीचे, इसमें x1 चला, इसमें x2 चला। क्या आप बताएंगे x1 is to x2 क्या होगा? क्या होगा? क्या चीज सेम है? यहां से पत्थर को ड्रॉप किया गया है, क्या चीज सेम है? टाइम इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा? ऑड नंबर्स का रेशियो 1:2। आंसर। अगर मैंने कहा कि ये पत्थर यहां से ड्रॉप किया गया है और अब की टाइम नहीं, अब की मैंने हाइट के हिसाब से तोड़ दिया, h/2 और h/2 है, इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 है, तो बताइए क्या होगा रेशियो? तो आप क्या बोलिएगा? t1/t2 बराबर 0, 1, 1, 2, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। √0 √1 माइनस √1 √2 माइनस, ऊपर क्या आ गया? t1/t2 बोलो, ये आ गया √1 माइनस √0 क्या होगा? 1 होगा। ये √2 माइनस √1 क्या होगा? √2 माइनस 1 होगा, है ना? तो इसको क्या करो, और t2 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? 1.414 होता है √2 की वैल्यू, -1 क्या आ गया? 0.414। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t2 बराबर क्या आ गया? 0.414t1, ये चीज है ना, ऐसे आ गया। तुम समझो बात को। अब ये बहुत मजेदार बात है, अब ये एक बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल है, और तुम्हें इसको उठा सॉल्व करने के लिए पेन पेपर नहीं उठाना चाहिए। सुनना सवाल को। यहां पे मैं खड़ा हूं, जमीन पे, ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, और यहां से ऊपर कोई टावर है, कुछ ऐसा, ऐसा, 295 मीटर का कोई टावर है ऊंचा, उस टावर की ऊंचाई पे एक नल है ना, एक नल है, उस नल से बूंदें गिर रही हैं, टप 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 टप। तुम देखे होगे वाटर ड्रॉप्स जब गिरती हैं तो सेम टाइम इंटरवल पे गिरती हैं, गिरती है ना? तो यहां पे वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट सेम टाइम इंटरवल, राइट? ऐसा हुआ, ओके। पहली बूंद यहां है, दूसरी बूंद यहां होगी, पहली बूंद जमीन पे है, पहली बूंद जमीन पे पहुंची, जो पहली बूंद गिरी होगी जब हमने काउंट करना शुरू किया, वो बूंद यहां पे आई, वो बूंद अभी फर्स्ट बूंद, फर्स्ट ड्रॉप जस्ट रीचेज एट टू ग्राउंड, जब पहली चीज रीचेज टू ग्राउंड, ठीक है, 1 2 3, ठीक ना? तो तुम्हारा 10वीं ड्रॉप, तो यहां पे 10th ड्रॉप या तीसरी ड्रॉप, तो हाँ, यहां पे 10th ड्रॉप जो है अबाउट टू फॉल, ध्यान देना, वाटर ड्रॉप्स जो है उस वाटर टैप से, टोटी से निकल रही हैं। कैसे गिर रही हैं? सेम टाइम इंटरवल में। टावर की हाइट 295 मीटर है, ठीक है ना? और जब कहा यह जाता है कि जब पहली बूंद जमीन पे पहुंचती है, जब फर्स्ट वाटर ड्रॉप जमीन टच करती है ग्राउंड को, व्हेन फर्स्ट वाटर ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है, तो 10वीं वाटर ड्रॉप चलने को शुरू होती है, तो 10th वाटर ड्रॉप जस्ट गिरने को है ना? ऐसा है, तो ध्यान दो, पहली बूंद ये हो गई, दूसरी कुछ ये रही होगी,
तीसरी बूंद रास्ते में होगी, चौथी बूंद यहाँ होगी, पांचवी यहाँ होगी, छठवीं यहाँ होगी, 7th यहाँ होगी, 8वीं यहाँ होगी, 9वीं बूंद यहाँ होगी और 10वीं बूंद यहाँ होगी। ऐसा रहा होगा क्यों? ये ड्रॉप्स जो है इक्वल टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं। देखो कितने टाइम इंटरवल हो गए। अगर ये टाइम डेल्टा टी था, ठीक है ना, और ये भी टाइम डेल्टा टी हुआ, 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 ये टाइम डेल्टा टी हुआ, ये टाइम डेल्टा टी हुआ, ये टाइम डेल्टा टी हुआ। गिनो कितने इंटरवल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटरवल हुए, ठीक है ना। तुम्हें बिल्डिंग की हाइट नहीं दे रखी है, पूछा है फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, राइट। क्या करोगे? तो इस बात को समझो। अब सवाल समझ में आ गया होगा, मैं फिर से शुरू कर देता हूँ, मतलब कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा, सॉरी, ये टावर है, टावर से बूंदें गिरी और ये ग्राउंड है, और वाटर ड्रॉप चला, एक ड्रॉप यहाँ पे थी, दूसरी ड्रॉप यहाँ पे थी, तीसरी, मतलब ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे बूंदें गिर रही हैं, टाइम सेम है। तो ध्यान रखो, जब डेल्टा टी सेम होता है तो डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होता है? बताओ, डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होता है? ऑड नंबर्स का रेशियो होता है जब टाइम सेम होता है। तो क्या 1:3:5:7:9:9:11:13 ऐसा। तो अगर इस दूरी को मैं x मान लेता हूं, है ना, चलो ये 295 मीटर दे रखा है ना, तो पूछा क्या है, समझना इस बात को, सवाल फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूं। पहली बूंद ये थी, दूसरी बूंद ये है, तीसरी बूंद ये है, चौथी बूंद ये है, पांचवी ये है, छठवीं ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये है और नवीं बूंद ये है, ठीक है ना, नवीं बूंद ये है, नवीं बूंद ये है और 10वीं बूंद ये है। ये 10 बूंदें थी। कितने इंटरवल मिले? 1 डेल्टा टी, 2 डेल्टा टी, 3 डेल्टा टी, 4 डेल्टा टी, 5 डेल्टा टी, 6 डेल्टा टी, 7 डेल्टा टी, 8 डेल्टा टी, 9 डेल्टा टी। ठीक है, तुम ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस सेम होते, टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो 8 नंबर होता है। यहां वाटर टैप था, बूंदे इक्वल रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं, तो ये अगर x था दूरी, तो ये कितना हुआ? 3x। ये कितना हुआ? 5x। ये क्या हुआ? 7x। ये क्या हुआ? 9x। ये क्या हुआ? 11x। ये क्या हुआ? 13x। ये क्या हुआ? 15x। और ये क्या हुआ? 17x। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ड्रॉप एंड 8th ड्रॉप। तो ध्यान दो, थर्ड और 8th के बीच में कितने का गैप है? थर्ड यहां है और 8th यहां है, कितने का गैप है? ध्यान से देखो, क्या होगा आंसर? ये गैप है, यहां थर्ड है और यहां 8th है, कितना गैप हुआ? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जोड़ो, 5 7 12 9 21 और 11 32 और 13 45। आंसर होगा 45x। लेकिन x तो मुझे पता नहीं था, x निकालना पड़ेगा। क्या करोगे? सारी डिस्टेंसेस को जोड़ो, और सारी डिस्टेंसेस जोड़ के किसके बराबर आनी चाहिए? 295 के। तो जोड़ो सबको, 13 17 13 15 17, सबको जोड़ो, कितना आएगा?
8 नंबर्स को जोड़ना जानते हो कैसे होगा? बताओ जरा, कितना आएगा? हाँ, करेक्ट। मतलब क्या है ना, जब कभी भी 1+3 जोड़ते हो 4 आता है, 1+3+5 जोड़ते हो तो 9 आता है, 1+3+5+7 जोड़ते हो तो 16 आता है। 8 नंबर्स को ऐसे जोड़ते हैं कि जितने टर्म होते हैं उसका स्क्वायर। देखो, इसमें 4 टर्म थे, 4 टर्म्स थे, तो आंसर 4 स्क्वायर। तो तुम्हारे वाले प्रॉब्लम में कितने टर्म थे? देखो कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 17 तक जोड़ोगे, ये सब जोड़ के क्या आएगा? 9 टर्म है, तो ये आएगा 9 स्क्वायर, यानी 81। 81x, x भी तो है, तो 81x की वैल्यू थी 295। ये सब जोड़ के इसके बराबर था। हाँ, तो कितना आ जाएगा? x कितना आ गया? 295/81। x इतना आ गया, इस x को उठा के यहां रख दो, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3rd और 8 के बीच की दूरी 45 इंटू कितना? 295/81। 9 से कटा दो, 9 बार गया और ये 5 बार गया, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 295/9, इतना मीटर। बात समझ में आई? ठीक है, ये बड़ा सुंदर एप्लीकेशन है इसका, ठीक है ना, कि वाटर ड्रॉप्स गिर रही है स्टेप से इक्वल टाइम इंटरवल पे। जब पहली ड्रॉप जमीन को टच कर रही है तो 10वीं ड्रॉप गिरने को है, तो बताओ कि तीसरे और 8वें के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा? तुम्हें पता है इक्वल टाइम इंटरवल पे गिर रही है, इसलिए तुम क्या करोगे कि ठीक है, उनका रेशियो 13579 ऐसा हो गया, वो तो 8 नंबर्स का रेशियो होता है, और हमें पता है सारे सारे ये सब जोड़ के 295 आना चाहिए, है ना। और मैं पता है कि सारे 8 नंबर जोड़ेंगे तो उसका 8 नंबर का सम कितना होता है? जितने टर्म्स है उसका स्क्वायर, तो 81x आ गया, इसकी वैल्यू 295 है, यहां से x की वैल्यू पता चल गई। और तीसरे और 8वें के बीच जब मैंने जोड़ा तो वो टोटल कितना आ रहा था? 45x, और x की वैल्यू यहां से उठा के मैंने यहां रख दी, और हमको ये दूरी मिल गई तीसरे और 8वीं बूंद के बीच के। कितने लोग के पल्ले पड़ा? हाथ उठाइए जरा। कोई शर्माने की बात नहीं है कि ऐसा जबरदस्ती उठा देंगे। ठीक है, पहली बार देख रहे हो, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 400 साल पुराना विज्ञान है, गैलीलियो महाराज का। गैलीलियो हमसे तुमसे 400 साल पहले पैदा हुए। सोचो, तुम्हारे बाबा के बाबा के बाबा ऐसा 20 बार बोलो, है ना, तब जाकर के गैलीलियो तक पहुंच पाओगे तुम। और वो सब ये बातें जानते थे, और हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही है। और हम लोग कहते हैं हम लोग स्मार्ट जनरेशन है, क्योंकि हम लोग गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हम लोग मैसेज भेजने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बड़ा खूबसूरत प्रॉब्लम था। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, जरा इसको करना, किया जाए। एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन वो क्या है कि, अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रॉब्लम बनेंगे अगर तुम जो है, हाँ, इस क्वेश्चन को लिखो, जब मैं लिख रहा हूं तो क्वेश्चन को लिखो और इसका जवाब तुम दोगे, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग from a tap at height 1.25 meter, from a tap at height 1.25 meter, 1.25 meter, at regular intervals, at regular intervals, at regular interval, such that 5 drops are always in air, 5 drops are always in air, ठीक है, राइट। find find the
distance between third and fourth drop as first drop touches the ground. ग्राउंड को जब पहला ड्रॉप टच करेगा। ऑप्शन ए है 0.15 मीटर, ऑप्शन बी है 0.25 मीटर, ऑप्शन सी है 0.35 मीटर, ऑप्शन डी है 0.45 मीटर। करिए। सवाल लिखिए और करिए। आया कुछ ऑप्शन? कौन सा? ए बी सी डी कौन सा है? आंसर नहीं आ रहा है। बी। बी। चलिए, एक लोग का आंसर है बी, और किसी का? हाँ, ये टावर है, कितनी हाइट पे है? 1.25 मीटर की हाइट पे। 5 बॉल्स हमेशा एक एयर में रह रही हैं। पहली बॉल यहां रही होगी, दूसरी बॉल यहां रही होगी, दूसरी बॉल यहां रही होगी, तीसरी बॉल यहां रही होगी, चौथी बॉल यहां रही होगी, पांचवी बॉल यहां रही होगी। यही ना हुआ मतलब? और वाटर टैप से जो ये एक बॉल रिलीज होती है, ये बॉल पांचवी ड्रॉप रिलीज होती है, पहली यहां पहुंचती तो इक्वल रेगुलर इंटरवल पे है, डेल्टा टी सेम है, तो चली गई डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा? x dx 5x 7x। ऐसा है कि नहीं है? कुछ माइक्रो सेकेंड लगेगा यार, कुछ माइक्रो सेकेंड में ये रिलीज हो गई और ये पहुंच गई। नहीं, 5 ड्रॉप हमेशा, समझो बात को, चीजें बहुत आसान है। ये एनसीईआरटी किताब में और ये मास्टरों का झुंड, ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को।
तुम ये समझो कि तुम पत्थर को गिरा रहे हो, तुमको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, इक्वल टाइम में चली गई दूरियां और इक्वल दूरियों में लिया गया समय। यहां इक्वल टाइम है, डेल्टा टी सेम है, 5 बूंदें हवा में रह रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली बूंद जस्ट जमीन पे पहुंची है, जस्ट अभी कुछ माइक्रोन ऊपर है, और ये जस्ट रिलीज हुई है ना। 5 बूंदें हैं, 5 बूंदें हवा में है, तो डेल्टा टी सेम है, तो क्या रेशियो हो गया, x 3x 5x 7x। सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 1.25 आना चाहिए। x 3x 4x 5 9x और 7 16x। 16x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1.25। ऐसा है ना। लेकिन तुम ये कह सकते हो, क्या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, क्या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 बूंदें हवा में है, 5 बूंदें हवा में है, मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, लगता है ऐसा, शायद ऐसा हो रहा होगा, मुझे लगता है कि पहली बूंद अभी जमीन पे पहुंची नहीं, अभी पहुंची नहीं, देखो टच नहीं कराया मैंने, फर्स्ट ड्रॉप को टच नहीं कराया है, सेकेंड ड्रॉप यहां पे है, थर्ड ड्रॉप यहां पे है, फोर्थ ड्रॉप यहां पे है, फिफ्थ ड्रॉप यहां पे है, सिक्स्थ वाली अभी टैप में लगी हुई है, समझो बात को। अभी जब ये जमीन, दो बातें हैं, जब ये जमीन पे पहुंच जाएगी तब वो छूटेगी, ये ऐसा होगा, 6 ड्रॉप्स होंगी, 5 नहीं होंगी। देखो, अगर अगर ये छठवीं ड्रॉप है, छठवीं ड्रॉप अभी गिरने को है और फर्स्ट ड्रॉप अभी हवा में है, तो या तो तुम ऐसे समझो कि पहली ड्रॉप हवा में है, छठवां अभी रिलीज नहीं हुआ, तो कितने लोग हवा में है, 1 2 3 4 5 लोग हवा में है ना। या फिर ऐसे समझो कि अगर मान लो फर्स्ट ड्रॉप जमीन पे गिर गई और सेकेंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ रिलीज हो गया, तो फिर 5 लोग हवा में है। तो अगर 5 लोग हवा में है तो तुम्हें लेना पड़ेगा कि 6 ड्रॉप्स ऐसी हैं, बात समझ में आ गई, 6 ड्रॉप लेना पड़ेगा। इस बात को समझो कि अगर 5 ड्रॉप है हवा में, तो मैं तुमसे कहता हूं कि एक बिल्डिंग से लोग कूद रहे हैं, आदमी लोग कूद रहे हैं, और 3 आदमी हमेशा हवा में है, इसका मतलब क्या होगा, पहला आदमी अभी ये कूदने को है, जस्ट अभी कूदने को है लेकिन हवा में नहीं ना है, और ये वाला जो पहला गिरा था वो हवा में है, अभी जस्ट गिरने को है, अभी जमीन पे नहीं गिरा। दूसरा आदमी यहाँ पे है, तीसरा आदमी यहाँ पे है, तो चौथा आदमी यहाँ पे। अगर मैं कहता हूं 4 आदमी, हम 3 आदमी हमेशा हवा में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी जमीन पे पहुंचा नहीं, ये हवा में है, और ये अभी शुरुआत नहीं हुई है गिरने की। तुम समझो, जो ये जमीन पे पहुंच जाएगा तब तक ये वाला हवा में गिर जाएगा, तो 1 2 3 तब हवा में हो गए, या फिर ये अभी जमीन से ऊपर है तो वो अभी छूटा नहीं, तब 1 2 3 हवा में है, ऐसे सोचना पड़ेगा। मतलब तुमको ये लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुमसे कहता हूं कि किसी बिल्डिंग से वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, 4 ड्रॉप्स आर ऑलवेज इन एयर, 4 ड्रॉप्स आर ऑलवेज इन एयर, है ना। तो कैसे बोलोगे कि एक जो जमीन पे अभी पहुंची नहीं वो तो हवा में है ही, दूसरा ये भी हवा में है, तीसरा ये भी हवा में है, चौथा ये भी हवा में है, और पांचवा अभी वाटर टैप में कैद है, वो अभी छूटी नहीं, वो तो हवा में है नहीं, है ना। 4 अगर हवा में है, 1 2 3 4, ये हवा में नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मिट्टी में आ जाएगी, तो ये तो हवा में रही नहीं, ये थोड़ा यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये हवा में आ जाएगा, ये तो छूट जाएगा, तो फिर 4 लोग हवा में हो गए। यानी जब कहेगा कि 4 लोग हवा में हैं, किसी बिल्डिंग से लोग कूद रहे हैं और 4 लोग हवा में हैं, तो तुम्हें कितने लोगों का डायग्राम बनाना पड़ेगा, 5 लोगों का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, हाथ उठाओ। बड़ी मशक्कत है, क्लास 10th पास कर गए हो तुम लोग। अगर 3 लोग हवा में है तो क्या होगा, ये बॉल अभी हवा में है, जस्ट गिरने को है, दूसरी बॉल यहाँ पे, ये भी हवा में है, तीसरी भी हवा में है,
चौथी अभी रिलीज नहीं हुई, अब रिलीज होगी। कितने लोग हवा में है? ये हवा में है, ये हवा में है, ये हवा में। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जब मिट्टी में आ चुकी होगी तो ये हवा में है नहीं, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा और ये रिलीज हो चुका होगा टैप से, टैप ऊपर है, ये गिर चुका होगा, तो तीन लोग और हवा में है। जब हमें 3 लोग हवा में बोले तो डायग्राम कितने लोग का बनेगा? 4 लोग का बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब मैं कहता हूं कि 5 लोग हवा में हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लोग हवा में हैं, मतलब 6 लोग का बनेगा। तो ये दूरी अगर x है, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया और ये 9x हो गया। सबको जोड़ोगे तो क्या हुआ? कितना आ जाएगा? 8 नंबर है, 1 3 5 7 9। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है। कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, n स्क्वायर होता है, इंटू x। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1.25 मीटर। कितना आ गया? 25x बराबर आ गया 1.25। x कितना आ गया? 0.5। तुमसे पूछा है किसके किसके बीच, किसके किसके, हाँ 0.05। x यहां से आ जाएगा 0.05। किसके किसके बीच डिस्टेंस पूछा है? हाँ, थर्ड और फोर्थ के बीच पूछा है। वो डिस्टेंस कितनी है? 5x है। तो 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है? 0.05। 5 इंटू 0.05, ये कितना आ गया? 0.25 मीटर। तो आंसर क्या होगा अपना? आंसर ये होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इस बात को अपने दिमाग में, अपने भीतर पचने दीजिए, डाइजेस्ट होने दीजिए, ठीक है ना? कि किसी भी टावर से अगर मैंने बॉल को गिराया और हर इक्वल टाइम इंटरवल पे देख रहा हूं, इक्वल टाइम इंटरवल पे देख रहा हूं, तो x 3x 5x 7x ऐसा हुआ। और जब वो बोलता है कि आपको जोड़ना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ऐसा जोड़ना है, सीधे लिख दो कितने टर्म है। अगर ये n टर्म तक है, n टर्म तक है, तो आंसर होगा n स्क्वायर। जितने टर्म है, इसमें गिनो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 8 टर्म है, तो आंसर क्या हो गया? 8 स्क्वायर 64, है ना? जब मैं बोल रहा हूं कि किसी टावर से बूंदें गिर रही हैं और 9 बूंदें हमेशा हवा में हैं, तो तुम कितने ड्रॉप्स का डायग्राम बनाओगे? 10 का डायग्राम बनाओगे, है ना? जब मैं बोल रहा हूं कि 6 बूंदें हवा में हैं, तो तुम क्या कहोगे? पहली बूंद अभी हवा में है, जमीन पे पहुंची नहीं, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां, पांचवी यहां, छठवीं हवा में है और सातवीं वाली अभी गिरने को है कि नहीं? ऐसा डायग्राम बनेगा। जब 6 बूंदें हवा में है ऐसा बोले तो क्या करोगे? तुम्हें 7 बूंदों का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये दूरी x है, ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 9x हो जाएगा और ये 11x हो जाएगा और 11x। आप जब भी नंबर्स को जोड़ते हैं, ऑड नंबर्स को, तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी n जो है नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n टर्म्स, तो ये होता है n इंटू n + 1/। लेकिन आप इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अप टू n टर्म्स, ये हो जाता है n स्क्वायर। जब आप इवन नंबर को जोड़ते हैं, इवन नंबर्स को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एंड सो ऑन, n टर्म्स, तो क्या हो जाता है? 2 कॉमन ले लेते हो, 1 प्लस कितना आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ये तो यही आ गया n टर्म तक का। और ये कितना होता है? n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2 और ये 2, ये क्या लिखोगे? n इंटू n + 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आंसर? n इंटू n + 1। तो सारी संख्याओं का जोड़ 1 से लेके n तक n टर्म्स है, n इंटू n + 1/2। सारे ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर, सारे इवन नंबर्स का टर्म शुरू वाले कितना? n इंटू n + 1। ये चीजें तुम्हें ख्याल रहनी चाहिए।
अगर तुम्हें पूछे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n टर्म्स है, तो इसको लिखोगे n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। और तुम्हें लिखे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो ये लिखोगे n इंटू n+1 बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एक दिन में आप फिजिक्स नहीं सीख पाइएगा। मुझे सीखने में 5 साल लगे, 6 साल लगे, ठीक है, आपको भी 6 साल तो नहीं लगेगा, 6 महीने लगेंगे। धीरे धीरे सीखिएगा, अच्छा लगेगा, सोचिएगा, सोचना शुरू करिएगा। स्कूल सोचने को बाधा पैदा करते हैं, स्कूल सोचवाते नहीं हैं, स्कूल रटाते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारी आदत पड़ गई है चीजों को रटने की। अगर मैं कहता हूं कि 1 3 1 + 3, तो इसको क्या लिखोगे? देखो 1 + 3, तो इसको क्या लिखोगे? ये तो 3 था ही, एक 1 और ऐड हो गया, देख रहे हो, एक स्क्वायर बन गया 2 साइड्स का। फिर मैं पूछता हूं +5, 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे? इस सबको जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? लिख लो, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 9, एक ऐसा हो गया, देख रहे हो, स्क्वायर बनता चला जा रहा है। ये स्क्वायर 2x2 का है, ये स्क्वायर 3x3 का है। यानी 8 नंबर्स जब भी जुड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स तक, इसकी वैल्यू n स्क्वायर होगी। देखो ये n स्क्वायर है, 2x2 का स्क्वायर है, 3x3 का स्क्वायर है। चीजों को तुम विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं पूछता हूं एक टावर है h हाइट का, इसे मैंने 2 टुकड़े में बांट दिया, क्या मैंने समय के अकॉर्डिंग बांटा है इसको या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा है? डिस्टेंस के ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर पूछ रहा है कि यहां से ड्रॉप किया गया पत्थर को टाइम टेकन बाय स्टोन टू कवर फर्स्ट हाफ इक्वल टू 3 सेकेंड, इसी टावर में आपने पत्थर को ड्रॉप किया, शुरुआती फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, शुरू का आधा डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 सेकेंड लेता है। पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू कवर लोअर हाफ, लोअर हाफ, फर्स्ट हाफ मतलब क्या? अपर हाफ। अपर हाफ को पूरा करने में कितना समय लेता है? 3 सेकेंड। पूछा है लोअर हाफ को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्या करेंगे? ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। t1:t2 का रेशियो क्या होता है? मैंने कहा इसको इस ढंग से लिख लीजिए, 0 1 1 2 2 1 0 1 माइनस माइनस, ये हो गया 1 और ये हो गया 1.414 होती है वैल्यू, -1 तो 0.414। t2 आपको निकालना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? t1 की वैल्यू 3 थी, बोलिए t1 3 सेकेंड था, तो t2 आ गया 0.414, दैट विल बी इक्वल टू 42 एंड 12, है ना, 1.242 सेकेंड्स। कितना सुंदर सवाल है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 10 आप पास हो चुके हैं, बहुत बड़े विज्ञान की तरफ न जाइए, आप सिंपल समझ लीजिए कि मैं जो हूं उस टावर को किसी भी डिस्टेंस को 3 टुकड़े में तोड़ सकता हूं, दूरियों के लिहाज, टाइम के लिहाज से, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी। उसी टावर को मैं हाइट के लिहाज से तोड़ सकता हूं, h/3 h/3 h/3, और पत्थर को ड्रॉप किया जाता है। जब आप ड्रॉप करते हैं पत्थर को, आपने पत्थर को ड्रॉप किया यहां से, ऐसी हालत में जब टाइम रेशियो, टाइम इंटरवल सेम है, तो ये अगर x है तो ये 3x होगा और ये 5x होगा।
और अगर आपकी डिस्टेंसेस सेम है तो फिर टाइम का रेशियो T1 T2 T3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो, रेशियो क्या होगा 0 1 1 2 3, ठीक है 2 3, ठीक है √2 √1 √0 √1 माइनस माइनस, ठीक है। यही मैं बहुत देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको कि आप रेसिस्ट की कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, वो कैसे के बाद तो और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। समझिए, अगर किसी टावर को मैंने ऐसा किया h/3 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 तीन टुकड़े में तोड़ लिया, एक पत्थर को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं शुरू का 1/3 चलने में जो टाइम लेता है, टाइम टेकन कवर फर्स्ट ना अपर 1/3, अपर 1/3, अपर 1/3, शुरू का 1/3 पास करने में वो मान लीजिए 2 सेकेंड लेता है। पूछा है बताओ लोअर हाफ में कितना लेगा, फाइंड टाइम टेकन कवर लोअर 1/3, लोअर 1/3 में कितना टाइम लेगा। क्या करेंगे हम, अब की क्या किया, दूरियां जो है वो सेम रखा, टाइम अलग हो गया T1 T2 T3। हमें पता है कि T1 इज टू T2 T3 क्या होता है, ये होता है, ये होता है 0 1 1 2 2 माइनस माइनस माइनस। मुझे T1 दे रखा है कितना 2 सेकेंड, और T3 पूछा है, तो T2 को गायब ही कर देता हूं, मैं लिख लेता हूं T1/T3 बराबर क्या हो गया, ये तो 1 ही है, 1/√3 की वैल्यू 1.732 होती है, माइनस रूट वैल्यू 1.414 होती है, और T1 दे रखा है कितना 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से T3 कितना आ जाएगा बताइए, बता लीजिए 1.732 माइनस 1.414, तो आ गया 8 1 और 0.318, T3 आ गया 0.318, ये इंटू 2, क्या आ गया 2 8 16 36 0.6। कितने लोग को ये बात समझ में आई, जरा हाथ उठाइए। चलिए अच्छी बात है कि काफी लोग इस चीज को समझ रहे हैं। ये 2 सवाल तो आए, इतने ज्यादा आए हैं, इतने ज्यादा आए हैं, जेई मेन में भी पूछा है, बोर्ड में भी आपको पूछता है, नीट में तो इतना पूछेगा कि मतलब क्या बताया जाए के लिए। एक सवाल और पूछता है, ध्यान दीजिएगा, सेम तुमने, और तुम पाओगे ना ये चैप्टर अचानक से बड़ा खतरनाक हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कि ये हो जाएगा। इतने बड़े बड़े सवाल लगते हैं इसमें एक एक चुटकियों में, ठीक है ना। बस तुमको लेकिन समझना पड़ेगा वो अप्रोच, धीरे धीरे ये जो बात कर रहे हैं इस बात को समझना। किसी पत्थर को तुमने ऊपर फेंका, ऊपर गया और नीचे आया, क्यों स्पीड से फेंका, जितने स्पीड से फेंकते हो उतनी स्पीड से आता है। सेम हाइट पे वो पत्थर 2 बार होता है, सेम हाइट पे पत्थर 2 बार होता है, फेंके जाने के T1 टाइम बाद, और फेंके जाने के T1 टाइम बाद, और फेंके जाने के पत्थर सेम हाइट पे होता है ना। अब ये बहुत सिंपल लॉजिक है और तुम इसमें दुनिया भर का ज्ञान लगाओगे। सुनना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब तुम्हारे पास है, एक कक्षा 6 का बच्चा ये जवाब दे सकता है। सुनना, एक पत्थर को मैंने जमीन से फेंका, एक पत्थर को मैंने जमीन से फेंका, पत्थर ऊंचाई पे गया और वापस लौट आया। मुझे नहीं पता कि किस स्पीड से फेंका था, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं कितना ऊपर गया, ये भी नहीं पता था। लेकिन ये जो टावर है, इस टावर पे मेरा दोस्त रहता है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल,
तीसरी मंजिल पे मेरा दोस्त रहता है। उसने कहा कि जब तुम फेंके उसके 3 सेकंड बाद पत्थर मेरे बालकनी में था, और फिर फेंके जाने के फेंके जाने के बाद फिर 8 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद पत्थर हमारी बालकनी में था। बताओ पत्थर कितनी देर हवा में रहा? बताओ। पत्थर कितनी देर हवा में रहा? बताओ। पेन पेपर उठाना नहीं है। पेन पेपर उठाए तुम्हारी बेइज्जती है। ये क्लास 6 का बच्चा पूछ सकता है कि भैया ऐसा है, ये टावर है, मैं यहां रहता हूं, मेरा दोस्त जो है पहली मंजिल 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 पे उसकी बालकनी है, मैंने एक पत्थर फेंका था, पत्थर गया कुछ ऊपर जाके वापस लौट आया, मेरे दोस्त ने कहा तुमने जब फेंका था उसके 3 सेकंड बाद पत्थर मुझे दिखा, और तुम्हारे फेंके जाने के 7 सेकंड बाद फिर दिखा। फेंके जाने के, यहां से नहीं, शुरू से 3 सेकंड और शुरू से ही 7 सेकंड। तो पत्थर कितनी देर हवा में रहा? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? कितनी देर हवा में रहा? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। कौन बोला? बहुत सुंदर। कितनी देर हवा में रहा? ये मोशन सिमेट्रिक होता है, जितना टाइम जाने में लेता है उतना ही टाइम आने में लेता है। 3 सेकंड जाने में लिया, 3 सेकंड आने में लेगा, है ना? तो यहां से यहां तक 3 सेकंड, तो ये भी 3 सेकंड हुआ। 7 सेकंड ये और 3 सेकंड ये, तो कितनी देर हवा में रहा? 10 सेकंड तक। इसके लिए किसी ज्ञान की जरूरत थी क्या? हर चीज विज्ञान में नहीं मिलती है, कुछ चीज ज्ञान में भी मिलती है। खोपड़े के अंदर जो है ना एक मशीन है जिसको दिमाग कहते हैं, जिसको स्कूल वाले ने उस दिमाग को गोबर बना के रख दिया है। गोबर तो फिर भी अच्छी चीज है, तो उससे खाद मिल सकती है। स्कूल वाले नोट्स बनाओ, ये करो, डेफिनेशन लिखो, फला करो। स्कूल जो है सारे देश के आतंकवादी मिलकर उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना स्कूल वाले अकेले कर देते हैं। दिमाग को जो है एकदम क्या बना देते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना तुम। अब देखो हम इसी प्रॉब्लम को कैसे सोचते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां से मैंने एक पत्थर फेंका, यहां से एक चिड़िया बैठी थी, सुनना इस बात को, बहुत मजेदार बात है। तुम कहोगे कि अरे यार ये तो कैसा बात है, तो अचानक से चीजें हो रही है। सुनना इस बात को। वैसे मैं पत्थर से चिड़िया को मारता नहीं, ठीक है? यहाँ एक खंभा है, यहाँ एक पोल है, इस पोल पे एक चिड़िया बैठी है। मैं चिड़िया बना नहीं पाता हूं लेकिन बना दे रहा हूं। एक चिड़िया बैठी है, राइट? यहां पे कोई बैठा है और उसने चिड़िया को निशाना लगाया, यूं स्पीड से फेंक दिया। चिड़िया यहां, फिर एक दूसरा खंभा था। चिड़िया भी चालाक थी, देखी कि आदमी दुष्ट है, इसने पत्थर चला दिया है, और चिड़िया तुरंत क्या कर दी? चिड़िया तुरंत चलना शुरू कर दी। जो आदमी ने पत्थर फेंका क्यों चिड़िया चलना शुरू कर दी? समझ रहे हो बात को? चिड़िया देखो जानवरों के सिर पे जाके बैठ जाती है, कौवा ये सब, ये जाके भैंस के ऊपर बैठ जाएंगे, गधे के ऊपर बैठ जाएंगे, आदमी के ऊपर नहीं बैठेंगे। क्योंकि आदमी के ऊपर बैठेगा ना, आदमी ऐसे पकड़ लेगा कि चलो तुम पराठे के साथ खाएंगे तुमको आज, है कि नहीं? अभी सावन भर ये सब खा नहीं रहे ना, अभी सब अंडा मांस, सावन के बाद देखो राक्षस की तरह टूट के खाएंगे। हाँ, कहते ना 9 दिन नवरात्रि है, 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा मुर्गा शुरू हो जाता है। तो खैर, खाना हो तो रेगुलर खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, लेकिन ये भगवान के सामने नौटंकी चलती है तो ठीक नहीं लगता है। यहां से तुमने पत्थर फेंका, चिड़िया ने देखा कि यह व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है और इसने पत्थर मेरी तरफ फेंक दिया है। उसकी दुष्टता को नापते हुए चिड़िया तुरंत चल देती है। लेकिन पत्थर भी मजेदार था। जब चिड़िया दुर्भाग्य से चिड़िया आके इस खंबे पे बैठ जाती है, या यहाँ खंबा नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा हो गया, यहाँ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? कि ये पत्थर ऐसे आ रहा था, दुर्भाग्य से चिड़िया ने ऐसी स्पीड बनाई कि चिड़िया बेचारी जब यहां आई तब तक पत्थर ने उसको मार दिया और चिड़िया मरी गई। चिड़िया की चालाकी काम
नहीं आई, क्योंकि सेम हाइट पे चिड़िया 2 बार है, h हाइट पे चिड़िया 2 बार है। अगर यहां से यहां तक आने में पत्थर ने 3 सेकेंड लिया था और चिड़िया को मारने में पत्थर ने 7 सेकेंड लिया है, तो अगर चिड़िया को नहीं मारता तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता, कैसे निकालेंगे? 10 सेकेंड। ये 3 सेकेंड है तो ये भी 3 सेकेंड हुआ। तुम इधर से लाइट जलाओ, इधर से टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाओगे, छाया इस पत्थर की जो छाया बनेगी, पत्थर की छाया कैसी बनेगी? ऐसे पत्थर गया और पत्थर ऐसे गया और जाके ऐसे लौट आया। क्यों? शैडो बनेगी वो तो ऐसे ही बनेगी ना। और चिड़िया इस हाइट पे है तो यहां से यहां तक 3 सेकेंड लिया और यहां से यहां तक 7 सेकेंड लिया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 10 सेकेंड हो गया। वास्तव में तुम्हारी किताबों में जो 2 अलग अलग चैप्टर है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन बॉल का, है ना। लेकिन ये 2 चैप्टर जिन मूर्खों ने बनाया हुआ है, वो मूर्ख जो है कई लाख बच्चों का कबाड़ा करते हैं। मेरे हिसाब से 2 चैप्टर अलग नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल के हर प्रॉब्लम पे तुम इधर से टॉर्च जला दो और ये पालो, इसको सॉल्व कर लो, ये पालो। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? फिजिक्स जादू जैसा हो सकता है बशर्ते तुम्हारे देखने के नजरिए में एक नजर पैदा हो जाए कि ओह ऐसा है, वरना इतने इक्वेशन है, इतने फार्मूले हैं कि बर्बाद हो जाओगे। लोग बर्बाद हो भी रहे हैं, ठीक है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर है वो वास्तव में कौन सा मोशन है? वर्टिकल मोशन है किसी बॉल का, और तुम इधर से फेंकते हो लाइट, छाया यहां पे बनती है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो पैरामीटर्स इस छाया के होंगे, शैडो के होंगे, वही पैरामीटर्स तो इसके भी होंगे ना। तो क्यों हम इस मोशन के चक्कर में पड़े, कर्व के, इस कर्व के चक्कर में हम पड़े ही ना, हम सिंपल किसके चक्कर में पड़ जाए? ये स्ट्रेट लाइन के चक्कर में पड़ जाए, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन की स्टडी करना आसान काम है बजाय कर्व के। यही बात समझ रहे हो? ठीक है ना। ये इतना खूबसूरत, अब सोचो चिड़िया की चालाकी काम आई क्या? नहीं, इसने पत्थर मारा, चिड़िया सोची बस जिंदगी बच गई, पत्थर कहीं और चला गया, लेकिन चिड़िया यहां आ रही और पत्थर उसको यहां हिट कर देता है। सेम हाइट पे वो 2 बार होता है। वो हाइट क्या होती है ध्यान रखना, पढ़ाने के बाद तो तुमको फार्मूले रटे जाएंगे ही, ध्यान देना जरा। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, है ना। इनिशियल वेलोसिटी से तुम प्रारंभिक वेग बोलते हो, प्रारंभिक वेग, ठीक है। तुमने किसी पत्थर को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, और ग्रेविटी काम कर रही है G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितनी देर बाद पत्थर जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? पत्थर रुकेगा कि आसमान में चलता चला जाएगा? रुकेगा, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, अर्थ खींच रही है। तो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी बताओगे? बिना पेन पेपर उठाए हुए। ध्यान देना, जो हम तुमको बता रहे हैं ये हम जेई एडवांस तक के प्रॉब्लम को बिना पेन पेपर के तुमको सोचवा सकते हैं। तो अभी से बिना पेन पेपर के सोचने की आदत डालो, तुम बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी। ये जो यू है ना, जो तुमने वेलोसिटी दी थी, ये किसी गुल्लक में, कोई पिगी बैंक है, गुल्लक में तुम पैसे रखते हो, पैसे रखते हो, तुमने 50 रुपया रखा हुआ है उसमें, और डेली हर सेकेंड पे, एक सेकेंड में 10 रुपया निकाल रहे हो। बताओ कितने सेकंड में पैसा खत्म हो जाएगा? कितने सेकंड में खत्म हो जाएगा? 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। भाई 50 रुपया था, तो यू जो देते हो ना स्पीड, ये गुल्लक में रखे हुए पैसे हैं, और जी जो है ना वो 1 सेकंड में उतना निकाल लेते हो। अब तुम सोचो कि अगर तुमने किसी पत्थर को 770 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बताओ ये कितनी देर में जाकर के रुक जाएगी? टाइम कितना हो जाएगा? 70 रुपए थे तुम्हारे पास, और ग्रेविटी हर सेकंड पे 10 रुपया छीन ले रही है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 रुपया छीन ले रही है।
बात समझ में आ रही है? तो 70 मीटर पर सेकेंड था तुम्हारे पास, 10 सेकेंड जो 10 छीन लिया जा रहा है हर सेकेंड पे, कितने सेकेंड में जीरो हो जाएगा? बोलो। 7 सेकेंड में। ठीक है, ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास u रुपए थे, तुमने u स्पीड से फेंका है, तो कितने देर में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? बोलो, वेलोसिटी कितनी देर में जीरो हो जाएगी? g लग रहा है, तुम्हारे पास u रुपए थे, g जो है रुपया हर सेकेंड पे निकल रहा है, तो कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? u बाई जी के बाद जीरो हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर तुम किसी पत्थर को यहां से u स्पीड से फेंकते हो और यहां आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये हाइट h है, तो बताओ वो हाइट h क्या होगी? ऊपर जाने पे क्लास 10th के टीचर पढ़ाए रहे होंगे कि ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। पढ़े होगे ना? तो गतिज ऊर्जा होती है, किसमें परिवर्तित होती है? वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, स्थितिज ऊर्जा में। तुम ध्यान देना, गतिज ऊर्जा यहाँ कितनी थी? हाफ mu²। जब ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। mm उड़ गया तो h कितना आ गया? u²/g। कितना ऊंचाई चढ़ेगा बच्चे? u²/2g। तो आज के दिन ये दो बात तुम ख्याल रखोगे, फिर से मैं दोहरा देता हूं। क्या? पहली बात ये ख्याल में रखोगे, किसी पत्थर को u स्पीड से फेंके तो ये कहीं जा करके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कितने टाइम बाद वेलोसिटी जीरो होगी? u/g। u रुपए थे आपके पास, g के रेट से खर्च हो रहे थे, u/g में खत्म हो जाएगा। कितना हाइट चलने के बाद h आप निकाले अभी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, u²/2g। ये दो चीजें तो बिल्कुल आपके दिमाग में रहेंगी। बहुत कम बातें मैं बता रहा हूं, बहुत कम बातें। मुझे ये भी ध्यान है कि आगे प्रोजेक्टाइल का एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, उसमें आईटी के इतने बड़े बड़े सवाल भी आते हैं, उन्हीं का संधान करना है, छोटी छोटी चीज। ठीक है ना? तो ये बातें, दो बातें समझ में किसको किसको आई, ये याद रहेगा किसको किसको? हाथ उठाइए। पूछेंगे कल, और यहीं से अदृश्य बाणों से तुम लोग का वध करेंगे कल, अगर नहीं बताए तो। अदृश्य बाणों से मैं वध करता हूं, पता चलेगा अगली बार। पहली चीज मैंने ये बताई। दूसरी बात मैंने क्या बताई? टावर से गेंद को गिराने के दो तरीका तो एक ही है। अगर डेल्टा टी सेम है तो x1 x2 x3 का रेशियो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। दूसरी बात मैंने ये बताई। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि अगर टाइम सेम नहीं, अगर डिस्टेंसेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? T1 T2 T3 का रेशियो क्या होगा? T1:T2:T3 होगा 0 1 1 2 2 3 3 4। सबका रूट लेकर के क्या कर लेना है? डिफरेंस ले लेना है, वो आ जाएगा। ये पहली बात बताए, ये दूसरी बात बताए, ये तीसरी बात बताए, तीन बात बताए ना, और आखिरी बात बता रहे हैं, उसके बाद कोई बात नहीं बताएंगे और इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आखिरी बात बता दे रहे हैं, उसके बाद कोई बात बताएंगे नहीं। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, आखिरी बात। इसी पत्थर को तुमने u स्पीड से फेंका है, ऊपर गया, नीचे आया, सेम हाइट h पे वो दो बार है। हाँ, a stone is at same height h at two different times T1 and T2 from projection। जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था वहां से पूछ रहा है।
प्रोजेक्शन के t1 टाइम बाद, प्रोजेक्शन के t1 टाइम बाद और प्रोजेक्शन के t2 टाइम बाद, वो है। इतनी बार पूछा है एम्स में, नीट में, जेई मेन में, तो आपसे पूछा है कि u कितना होगा और h कितना होगा। होने को तो ये एक लाइन में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिएगा। h होता है हाफ g t1 t2 और u होता है g/2 इंटू t1 प्लस t2। ये तो तुरंत आ जाएगा, ये तो बच्चों का खेल है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। u कितना होगा g, कैसे कैसे बता देते हैं, कैसे बच्चों का खेल है, ध्यान दो। तुमने जो है अगर किसी पत्थर को फेंका है और ये u है, अगर ये 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो बताओ u कितना रहा होगा, कितना रहा होगा? गुल्लक में कितना पैसा रहा होगा? हर सेकंड पे 10 रुपया खा ले रहे हो और 6 सेकंड में पैसा खत्म हो जा रहा है, यानी गुल्लक में पैसा कितना रहा होगा? 60 मीटर पर सेकंड रहा होगा, तभी तो 60 रुपया रहा होगा, तभी तो 6 सेकंड में खत्म हो गया। हर सेकंड में कितना निकाल रहे हो? 10 रुपया। बोलो, हर सेकंड में 10 रुपया निकाल रहे हो और 6 सेकंड में खत्म हो गया है, तो बताओ यू कितना रहा होगा? 60। अगर तुमने यहां से यू दिया कुछ और ये 9 सेकंड में, 9 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यू कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 90 मीटर पर सेकंड रहा होगा। तुम बात को समझो, अगर कोई पत्थर फेंकने के बाद 3 सेकंड बाद यहां था, वापस 9 सेकंड बाद भी वही है, तो बताओ यू कितना रहा होगा? फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की स्पीड कितनी थी? कर लोगे? ओरल प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, ओरल प्रॉब्लम है, ये बड़े सवाल बन जाते हैं। 3 सेकंड ये है और 9 सेकंड ये है, तो ये 3 सेकंड हुआ, तो ये भी कितना सेकंड हुआ? बोलो। अरे यार, किसी पत्थर को तुमने फेंका, सेम हाइट पे वो 2 बार है, फेंके जाने के 3 सेकंड बाद और फेंके जाने के 9 सेकंड बाद, तो बताओ जितना टाइम यहां से यहां लेगा उतना टाइम यहां से यहां लेगा। मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, एक जैसा। नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है, इसी तो हम बनाते हम हैं। तो हमारी एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, नाक एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है तो एक पैर इधर है, बिल्कुल बीच से सिमेट्रिक है। भीतर लेकिन गड़बड़ी है कि हार्ट एक तरफ है ना, लीवर एक तरफ है, राइट। भीतर चीजें सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन बाहर से तो हम सिमेट्रिक देखते हैं। नेचर को सिमेट्री बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। तो नेचर सिमेट्रिक मोशन इसका है। यहाँ पे जितना यहां से यहां तक जो समय लेगा 3 सेकेंड, वही समय यहां से यहां तक लेगा कितना? 3 सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा? टोटल टाइम कितना हुआ? 9 ये और 3 ये, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? बोलो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? कितनी देर हवा में रहा? बोलो, 12 सेकेंड। इसका मतलब कि 12 सेकेंड, इसका मतलब 6 सेकेंड जाने में और 6 सेकेंड आने में। बोलो बोलो, और 6 सेकेंड जाने में लिया, इसका मतलब यू कितना रहा होगा? 60 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। तो आंसर नहीं आ गया? बोलो। हाँ, खेल है बेटा, समझो बात को ध्यान से। अगर मैं पूछता हूं कि यहां से तुमने एक पत्थर को फेंका और ये ऐसे गया और लौट आया, फेंके जाने के 7 सेकेंड बाद और फेंके जाने के 19 सेकेंड बाद पत्थर सेम हाइट पे है, बताओ पत्थर किस स्पीड से फेंका गया था? कितने लोग बता लेंगे? पहले हाथ उठाओ। कितने लोग ट्राई कर सकते हैं? बहुत सुंदर, ट्राई करो। कितना? 130। ये 7 सेकेंड है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 7 सेकेंड।
यहां से यहां तक 19 सेकेंड और यहां से यहां तक 7 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 26 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 26 सेकेंड। 26 सेकेंड मतलब 13 सेकेंड जाने में और 13 सेकेंड आने में। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका यू कितना रहा होगा, किसी चीज को आपने फेंका है और वो चीज 13 सेकेंड में जाके 0 हो जा रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब हर सेकेंड पे आप 10 रुपया ले रहे थे, तो कितना रुपया आपके पास रहा होगा, 13 सेकेंड में 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 130 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका होगा, है कि नहीं, बोलिए। ये प्रॉब्लम ओरल था यार, इसको किताबों में देखोगे ना, किताब में पागलपन का खजाना है। ज्यादातर किताबें इसका वो छापता है, उसका वो छापता है, उसका वो छापता है, ठीक है, तो एक दूसरे के प्रिंट करते रहते हैं, वो दुनिया भर का आधे पेज में इसको लगाएंगे। वो ध्यान से सुनना, ये 7 सेकेंड, ये भी 7 सेकेंड, 19 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 26 सेकेंड हो गया। बोलो, जाने में 13 आने में 13, तो यू कितना रहा होगा हर सेकंड। कोई चीज आप फेंक रहे हैं और 13 सेकंड में रुक जा रही है, इसका मतलब आपने कितनी स्पीड से फेंका था, 130 मीटर पर सेकंड। धरती जो है वेलोसिटी में से चुरा लेती है कितना रुपया, 10 रुपया हर बार। आपने किसी पत्थर को फेंका कुछ 150 मीटर पर सेकंड से, धरती हर सेकंड पे उसकी वेलोसिटी में से चुरा लेती है कितना पैसा, 10 रुपया। तो कितनी देर बाद ये रुक जाएगा, कितनी देर बाद रुक जाएगा, 15 सेकंड बाद रुक जाएगा। धरती माता क्या करती है, वेलोसिटी में से हर सेकंड में कितना रुपया चुराती है, 10 मीटर पर सेकंड चुरा लेती है। ये बात समझ में आई बच्चे, धरती माता हर सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड चुरा लेती है। आज का आखिरी सवाल, टाइम कितना हो गया, 4:03, छोड़ता हूं, अभी रुक जाइए। कई लोग सोच रहे होंगे छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं, घबराओ नहीं। किसी पत्थर को फेंका गया, फेंके जाने के 7 सेकेंड बाद और फेंके जाने के 23 सेकेंड बाद, 23 सेकेंड के बाद वो सेम हाइट पे है, तो क्या तुम बताओगे उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, बोलो 150। अरे भैया ये 7 सेकेंड तो ये भी 7 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हुआ 23 ये और 7 ये, टोटल टाइम हो गया 30 सेकेंड। तो 15 जाने में और 15 आने में, 15 सेकेंड जाने में 15 सेकेंड आने में। कोई चीज 15 सेकेंड में रुक जा रही है, इसका मतलब उसका यू कितना रहा होगा, 150 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। तभी तो धरती हर सेकेंड में 10 चुराएगी तो 15 में 0 होगा। बोलो, ये बात कितने लोगों को समझ में, हाथ उठाओ, झूठ मत हाथ उठाना, बुढ़ापे में हाथ तुम्हारा कांपेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हाथ, झूठ बोलोगे तो चाय नहीं पी पाओगे तुम। ये बात तो मैं जो पीछे अभी लिखा था, मैं जो पीछे अभी लिखा था कि कोई पत्थर सेम हाइट, देखो सेम हाइट पे 2 बार है, फेंके जाने के t1 टाइम बाद और फेंके जाने के t2 टाइम बाद, तो यू इतना आया था। मैंने कहा तुम याद मत करो यार, तुम देखो ना t1 जाने में जितना लिया उतना ही t1 आने में यहां लेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया t1 प्लस t2। देखो t2 ये और t1 ये, t1 प्लस t2, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ ना। तो कितना जाने में लिया, इसका आधा जाने में और इसका आधा आने में, बोलो। तो कोई जितना आने में, जो जाने वाला टाइम होता है वो क्या होता है, u स्पीड से फेंके थे बराबर u/g, इस g को उधर भेज दो तो क्या आ गया, हाफ g t1 प्लस t2, यही तो आया है, बोलो। यू हाँ नहीं समझो भी, हाँ करना बहुत आसान है। तो किसी पत्थर को u स्पीड से फेंक दियो, t1 टाइम बाद t2 टाइम बाद, सेम हाइट पे है, तो वो हाइट वो u कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये भी t1 हुआ, टोटल t1 प्लस t2 हो गया, तो आधा t1 प्लस t2 बाई 2 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है जाने वाले टाइम की, u/g होती है, तो u आ गया। h के लिए तुम्हें कल बताएंगे, बस यहाँ प्लस की जगह इंटू कर देना, h आ जाएगा, इसको रट लो, बाद में बताएंगे कैसे होता है। इतनी बात के अलावा मुझे और कोई बात नहीं बतानी है। कल तुम्हें शीट देंगे, कल नहीं परसों, परसों तक आपको क्लास में शीट मिल जाएगी 50 क्वेश्चन की या उससे ज्यादा की।
शीट का हर क्वेश्चन बहुत खूबसूरत होगा, दिमाग आपका थोड़ा चलना शुरू होगा, वो दिमाग जो सड़ चुका है, ठीक है, थोड़ा बिना पेन पेपर के हम सवाल लगाना शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा। परसों मिलते हैं, थैंक यू सो मच। परसों क्लास लेंगे अब। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, शायद क्लास 10th के बच्चे आने वाले हैं ना, 9th 10th 9th वाले, वो बच्चे आएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा। क्लास 9th या 10th के बच्चे आने वाले हैं ना, उनकी क्लासेस शुरू की जाएगी अभी, बस 2 मिनट रुक जाइए। बाकी लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे, ऐसा कोई हर्जा नहीं है कि कुछ ज्ञान मिल जाएगा तो खराब हो जाएगा। घर पे जाके केवल मोबाइल पे इधर उधर करना ही है, जाएगा। बाकी जो बैच आना है उसको बस 4:08 हो रहा है, 2-3 मिनट में शुरू।